नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। कुल्हैया मुसलमानों की आज बात होने वाली है। ये किशनगंज का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं गांव का नाम है चकुआ गाँव। चकुआ गांव जो है वो पूर्णिया ज़िले में आता है। 1990 में पूर्णिया से किशनगंज अलग हो गया था और वो स्वतंत्र ज़िला बन गया था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो संसदीय क्षेत्र तो किशनगंज में आता है, लेकिन वो आते ज़िला पूर्णिया में है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ कुल्हैया मुसलमानों के बारे में, जिनसे आज हम लोग बातचीत करने आए हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको मालूम चलता है कि ये जो प्रजाति है मुसलमानों में, वो बिहार के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल के दक्षिण पूर्व में भी है। अगर यहाँ की बात करें बिहार की, तो अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में ये समुदाय के लोग पाए जाते हैं। कहा जाता है कि बंगाल सल्तनत ने पूर्णिया के सौंदर्यीकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें कच्छ और गुजरात के रास्ते, मतलब गुजरात कच्छ के रास्ते बिहार की तरफ लेके आया था। ये बेसिकली भाड़े पर लड़ने वाले समुदाय होते थे जो रक्षा किया करते थे। तब का इतिहास तो ये है, लेकिन आज इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, असल में देखा जाए तो ये बिहार में अगर मुसलमानों की बात करें तो उन्हें दलित का दर्जा है ही नहीं। दलित मुसलमानों के नाम पे किसी भी तरीके से इन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन हिंदुओं के लिए वो तमाम चीज़ें हैं। पर इनकी जो स्थिति है वो दलितों से कई गुना नीचे है। फिर आखिर क्या कारण है कि इनका उद्धार उस तरीके से इन सरकारों में नहीं हुआ? हम इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ की बेसिक मुद्दे क्या है, हालात क्या हैं, कैसी परिस्थितियों में आप लोग रह रहे हैं और क्या कुछ सुविधाएं सरकार अभी तक आपको दे रही हैं। अपना नाम बताइएगा और फिर बाकी चीज़। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम आलम है। ठीक है। हम लोग BC1 में आते हैं। ठीक है, तो BC1 में आते हैं हम लोग को, तो अब तक जो है कि कुछ उतना फ़ायदा तो मिला नहीं है। ठीक है, और जो है कि आगे क्या होता है तो इसके बारे में तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। क्या यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो है लोकल स्तर की, वो क्या है? लोकल स्तर की मूलभूत यही है कि जो है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि इधर जो है कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरी बात यह है कि बेरोज़गार भी है। अपने इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। सरकारों के पास दस्तावेज तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर उसे कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई या फिर उस पर काम करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि यहाँ पे आने के बाद इनकी मुख्यतः जो समस्याएं हैं ये उसी पे चर्चा करते हैं। मैं बता दूं कि इसके पहले जब मैं पूर्णिया आया था तो मक्का किसानों का मामला सबसे गर्म था, क्योंकि उस समय कोरोना के दौरान अभी जस्ट फर्स्ट लॉकडाउन खुला ही था और किसान जो थे वो जिला कलेक्ट्रेट वगैरह में आना शुरू कर दिए थे MSP को लेकर के, क्योंकि MSP 1800 निर्धारित की गई थी अभी कुछ महीने पहले तक मक्का का, जो मजबूरन किसानों को 1000 से 1200 रुपये में बेचना पड़ा। समस्या ये थी सर कि हम जो अभी आए मकई की खेती, मक्का की खेती हम लोग उपज जो घर में लाए, उसके बाद मार्केट में ले गए बेचने के लिए, तो वहाँ हमको जो जिस हिसाब से हमको बीज का रेट मिल रहा है तो उसका हिसाब से हमको कुछ भी मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर हम किसान ना रहें तो ये देश नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी राज्य से हो या किसी भी मतलब कहीं से भी ये रखते हों। लेकिन ऐसा रास्ता हम लोगों के लिए सरकार जो है, मतलब केंद्र सरकार या मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो मक्का बोया गया था लॉकडाउन में, तो आप आ गए थे बाहर से, तो जो मक्का बोया गया था उसको आपने कितने रुपए में बेचा? मिनिमम 1135 रुपये का। 1135 सरकार की ओर से 1800 रुपया निर्धारित किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना? जी सर। तो ये तो खैर सरकार का रेट हो गया, लेकिन हम लोगों को जो मार्केट जाने के बाद ये 1135 रुपये का अगर जा रहा है, आप ये सोचिए कि अगर 20 क्विंटल मक्का बेच रहे हैं आप, 1 बीघा में 20 क्विंटल हो रहा है, और अगर 15,000 रुपये आपको हर महीना, मतलब पूरा 6 महीने में 15,000 रुपये आपको घर से लगाना पड़ रहा है खेती में, और आपको 10,000 रुपये 6 महीने के बाद 10,000 रुपये उसमें मुनाफा मिल रहा है, तो आपको बचत क्या हो रहा है वो बोलिए। 6 महीना अगर नौकरी कर लेंगे तो हमको 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये हो रहे हैं, तो हम वो 60,000 को चुनेंगे या इसके मतलब इस किसान के खेती को चुनेंगे, वो बोलिए। तो हमको जिसमें फ़ायदा रहेगा हम तो वही काम करेंगे ना सर। तो ना तो केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे रही है, ना ही मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस चीज़ पे कोई भी आज तक मतलब
वोट का मतलब वोट का टाइम आता है तो ये लोग ये सन 2017 में ये सड़क जो है सैलाब में क्षतिग्रस्त हुआ था। आज वो हमारे सामने अभी 10 दिन पहले ये सड़क निर्माण हुआ है। मतलब जो क्षतिग्रस्त हुआ, टूट फूट हुआ 17 के सैलाब में, सन 2017 के सैलाब में, आज से 3 साल पहले जो काम जब ही होना चाहिए था वो काम आज 3 साल के बाद हो रहा है। तो इस चीज़ पे ना ही तो एमएलए एमपी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को ये चीज़ क्या ये यहाँ पे वोट साधने का एक तरीका था आपके नेता की ओर से कि किसी भी तरीके से हम ये सड़क बनवा देते हैं, बाद में लोग, गांव के लोग खुश हो जाएंगे और वो देंगे ना? तो ऐसा है सर, ये आज का मतलब हम लोगों मुख्यमंत्रियों की सोच और एमएलए एमपी की सोच ऐसी हो चुकी है कि ये सड़क जो बनाने का ये तरीका है इन लोगों का, पूरे के पूरे 5 साल में वो लोग पलट के देखने नहीं आते। जब मतलब वोट बटोरने का टाइम आता है तब वो लोग अपना सड़क को बनवाते हैं कि हम लोग सड़क बनाए, हम लोग फलां काम किए, हम लोग फलां काम किए। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैं पहले बातचीत में जान पाया कि आप हैदराबाद रहते हैं, आप वहाँ पे पढ़ते हैं या काम करते हैं? नहीं सर, हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? आप क्या पढ़ाते हैं? हम अरबिक। अच्छा जी, अरबिक आप पढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है पिछले इतने सालों में जो दावे कर रही है कि उन्होंने इतना विकास किया, दलितों के लिए किया या फिर मुसलमानों के लिए किया, क्या किया, कितना बदला है पिछले 15 सालों में बिहार? आप लोगों की स्थिति कितनी बदली है? आगे आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम तो ये कहना चाहेंगे, क्या आज से पहले जो मतलब आज से 5 साल 15 साल पीछे चले जाइए, ये नीतीश सरकार आने से पहले हम लोगों की कुछ न कुछ स्थिति कुछ हद तक ठीक थी। आज जो स्थिति है हम लोग मरने के कगार पे हैं कि ना तो हम लोगों को खेती से या मतलब बाढ़ से मुब्तला मिल रहा है। आज से 70 साल हो गया हम लोगों के लिए नहरों का निर्माण नहीं हुआ है। और अगर सैलाब आ रहा है, अगर नेपाल पानी छोड़ रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है ना। हर मतलब जहाँ पे जितनी संख्या होती है, जितनी आबादी होती है, उसी हिसाब से उसको मतलब केंद्र सरकार फंड देती है कि आपको ये काम करना है, इतने रुपए आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एमएलए एमपी है, वहाँ से यहाँ तक आए तक वो समझिए 70 अगर 100 रुपये दे रहे हैं, 100 में से 25% ही यहाँ आप आ रहा है, 75% उधर ही ख़त्म हो जा रहा है। तो हम लोगों का हक है वो सीमांचल की लड़ाई के लिए वो हम लोगों को हक मिलना चाहिए। मूल्य समस्या ये है हम लोगों के लिए। ये जो पूरा इलाका है पूर्णिया का, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है ना? जी, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो खेती है आप गांव में कितनी खेती होगी? आपकी कितनी खेती है? हमको वही जो है कि 10 बीघा है। और इस बाढ़ में कितना डूब गया था? यानी सारा डूब गया था सारा। जी। क्या क्या बोया था आपने उसमें फसल? पूरे में धान लगा हुआ था। धान लगा हुआ था, मक्का वगैरह नहीं लगा? नहीं, मक्का तो अभी लग रहा है। यानी जो कि खेत खाली हो गया, जो है कि धान जो है कि ख़त्म हो गया, तो धान ख़त्म होने के बाद जो है कि अभी खेत जो गेहूँ तो नहीं होता है इधर? नहीं, गेहूँ होता था पहले। अब जो है कि आदमी जो लाभ उसमें ज़्यादा होता है, मक्का में ज़्यादा होता है, इसलिए जो कि मक्का करना चाहता है किसान। यही बात। कितना खेती मतलब बर्बाद हुई होगी? 10 बीघा मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगा होगा धान बोने में? धान बोने में अभी क्योंकि ये जो 10 से अगर 10 बीघा है तो मिनिमम मान लिया आज के हिसाब से अभी मतलब ये, क्योंकि मतलब बरसात की खेती है तो बरसात में धान आसानी से हो जाता है, उतने मतलब सिंचाई खाद बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पर बीघे पे 2000 रुपये मान लीजिए, तो 20,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करे उसमें, तो उसमें अभी तक 1 रुपये नहीं, कुछ भी नहीं, खेत का खेत यूं ही पड़ा हुआ है। सैलाब में 10 का 10 बीघा बर्बाद हो चुका है। और अगर वो 10 बीघा में धान हो जाता तो कितना कमाई होती? अगर सरकार उस पर तय करे तो 60 से 70 भी पहुंच सकता है, 40 से 50 भी पहुंच सकता है। नहीं, पूरे 10 बीघे का नहीं, आपका कैलकुलेशन गलत है। 10 बीघा में 60-70 हज़ार ही आप नहीं कमाएंगे। 1 क्विंटल का कितना है? यहाँ का तो चावल का रेट तो आज 1800-2000 चल रहा है। धान का ठीक है, चावल का रेट, धान का रेट है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, समझिए मेरी बात को। धान का 1600 से 1800 रुपया है। अब 1 बीघा में कितना धान निकलता है? 1 बीघा में वही 8 क्विंटल 10 क्विंटल 8 ही 10 क्विंटल निकलता है। क्योंकि उसमें मजदूरी भी है। जो मजदूर काम करेंगे तो हम उसको देंगे। हम भी खुद किसान हैं तो हम भी अगर उसमें लग के काम करेंगे तो हमको भी बचना ना। ठीक है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मुखिया
क्या किया आप लोगों के लिए? यहाँ पे क्या शौचालय सभी के घरों में मिला है? क्या राशन कार्ड सभी का है? क्या यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से शिक्षित हो पा रहे हैं? क्या कुछ सुविधा है? ठीक है सर, जब आप राशन कार्ड की बात किए हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं कि हम सन 2015 के 11वें महीने 11 तारीख को हमारी शादी हुई है। सन 2015 के 11वें महीने 11 तारीख को, लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। आज 20 हो चुका है, 5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। अभी आवेदन दिया गया है। ना तो यहाँ का मतलब कोई भी मेंबर या मुखिया या एमएलए या एमपी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना चाहता है। मतलब जो हम लोगों के लिए मूल्य समस्या है, अगर कोई फंड सरकार की तरफ से आता है तो उसको मतलब बांटने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और 100 में से अगर लाखों में से 100 में से 50 लोगों को दे दिया जाता, बाकी सब अपने जेब में रखा जाता है। सभी मुख्यमंत्री का ये कहानी है पे, या एमएलए या एमपी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सबका यही हाल है। तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा सुविधा अभी तक नहीं निकल पाया है। शौचालय का भी अभी आज हम तकरीबन 10 सालों से है, अभी जाके हम शौचालय बना पाए हैं सरकारी निर्माण के हिसाब से, अभी जाके बना पाए हैं ये साल। तो पैसा मिला उसका आ गया? हाँ, 12,000 रुपये मिला। अच्छा, 6,000 रुपया किसानों को भी दिया गया था, वो मिला? वो नहीं मिला है सर, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सभी किसानों को पहुंचा दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो एक और चीज़ याद आता है कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब हुआ करते थे, आरजेडी के टिकट पर वो सांसद थे और आरजेडी की सरकार में बिहार के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। 2017 में उनका देहांत हो गया था। वो भी इसी समुदाय से आते थे, कोल्हैया मुसलमानों के समुदाय से ही आते थे। लेकिन आप जब यहाँ पे आते हैं तो इस वर्ग को उतना डेवलप नहीं पाते हैं, जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं। लोगों की समस्याओं को आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 6,000 रुपये जो किसानों को मिलने वाले थे वो तक नहीं मिला। राशन कार्ड भाई साहब का 5 साल से अभी तक नहीं बना है। 2015 में इनकी शादी हुई थी और अब तक ये इसी तैयारी में है कि राशन कार्ड बन जाए, लेकिन वो तक नहीं बना है। तो समस्याएं तमाम हैं। सरकारें क्या कर रही हैं वो तो नहीं पता। बड़े बड़े वादे बड़े बड़े बैनरों पर चिपके हुए हैं, चस्पा हुए पड़े हैं। ज़मीन पे क्या होगा वो देखने वाला होगा। चुनाव सर पे है, तीसरे चरण में यहाँ पे चुनाव होने वाला है, वोट इन्हें देना है, ये डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ होगा।